मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 7 सितंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्कल्पचर वाज डिस्कवर्ड एट विच प्लेस. ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल का एक स्कल्पचर कौन सी जगह पे डिस्कवर किया गया था. ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगन एंड ऑप्शन डी है लोथल. यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं. आपको पता होगा कि अभी जो G20 की एक मीटिंग हो रही है दिल्ली में, जिसके लिए जो भारत मंडपम है बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है. उसके बाहर एक 27 फुट का नटराज स्कल्पचर भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसको 8 मेटल्स यूज करके या फिर अष्ट धातु यूज करके बनाया गया है, जिसमें कॉपर, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड आयरन है. इसी जो मंडपम है ये इसी के बाहर जो है डांसिंग गर्ल जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से वहां से डिस्कवर किया गया था, वो भी इसके अंदर एक इंस्टॉल किया गया है, जो कि 4500 साल पुराना एक हड़प्पन डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है, जिसको मोहनजोदड़ो में डिस्कवर किया गया था 1926 में. ये जो गर्ल है डांसिंग गर्ल, ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से जो है वहां से स्कल्पचर है, जो कि एक बहुत ही एलिवेटेड हाइट पर एक पोडियम स्टैंड बनाया है. उस पर ये रोटेट कर रही है इन द सेंटर ऑफ द अरावली हिल्स. इसकी जो एक्चुअल हाइट है 10.5 सेंटीमीटर है, बट जो इसके लिए मीटिंग के लिए भारत मंडपम के लिए रेप्लिका बनाया गया है वो 5 फीट का बनाया गया है, जिसका 120 kg वेट है. ऑन द अदर हैंड जो नटराज का ये बनाया गया है, इसको भी काफी बड़े लेवल पर 27 फुट का बनाया गया है, जिसको ऑलमोस्ट 3.25 लाख मैन आवर्स लगे हैं शेप बनाने के लिए. तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है इस न्यूज में से आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग जो ये स्कल्पचर है, ये जो ट्रेडिशनल स्थपतिज है स्वामी मलाई के, उन्होंने बनाया है, जो कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में जिनकी स्पेशलाइजेशन है, और इन्होंने लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस यूज किया है. जो ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस है, ये आपको एनसीईआरटीज में भी मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, उसमें पढ़ना है कि ये क्या है. अगर आपको पता है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस क्या है. इसके अलावा जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग प्रोसेस यूज किया गया है नटराज को बनाने के लिए, इस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि शिल्प शास्त्र में मेंशन्ड है. तो शिल्प शास्त्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है. शिल्प शास्त्र क्या है? ये एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है, जिसको मैनुअल की तरह माना जाता है. कोई भी अगर स्कल्पचर बनाना हो, हिंदू आइकोनोग्राफी बनानी हो, जो कि प्रपोर्शंस बताती है, साइज की जो भी प्रपोर्शंस है, डायमेंशंस बताती है किसी भी स्कल्प्टेड फिगर की, इसकी कंपोजिशन, इसके प्रिंसिपल्स, इसके मीनिंग, सभी चीजें बताती है. तो जो ये नटराज है, ये लॉर्ड शिवा का है, जिनको नटराज के रूप में बोला जाता है. इट इज अ लॉर्ड ऑफ डांस, जो कि ओमनी प्रेजेंट यानी कि सब जगह ये प्रेजेंट है, इसको सिंबलाइज करते हैं, और इन्फानाइट को, कि कहीं किसी चीज का एंड नहीं है. द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, ये रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस का सिंथेसिस है. नटराज का जो आइडल है, ये 2 अनविजिबल ट्रायंगल्स में 2 अनविजिबल ट्रायंगल्स भी है, जो कि इंटरलॉक की गई है, जो कि शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए. ऐसे एक बीच में से, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, ऐसे बीच में से है एक जो हिस्सा है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है, एक शक्ति को. तो ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं. इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट था, उसको नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट का. सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं. आपको कमेंट्स में बताना है कि जो नटराज स्कल्पचर का लेफ्ट हैंड है, अपर लेफ्ट हैंड, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है. ये हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मोहनजोदड़ो. ये जो न्यूज है सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जस्टिस अमितवा रॉय कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर. जस्टिस अमितवा रॉय कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए है पुलिस रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी है प्रिजन फॉर्म्स, ऑप्शन सी है लॉ रिफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी है मणिपुर इशू. कमेटीज हो गई, रिपोर्ट्स हो गई,
पैनल्स हो गए, बहुत कॉमनली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो न्यूज में रहते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इसका सोर्स देखते हैं, यहाँ पर है इसका सोर्स। जो ये जस्टिस अमितावा रॉय कमेटी है जो कि प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, उन्होंने अभी कुछ रिपोर्ट दी है जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी, जिसको रेफर करके सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कुछ चीजें बताई हैं कि सैनिटरी पैड से लेकर बेसिक फैसिलिटीज तक जेल्स में वमेन के लिए जो ये फैसिलिटीज हैं वो नहीं है, और वमेन ज्यादा सफर करती हैं मेन से जो प्रिजन में है। तो सिर्फ जो जेल्स हैं गोवा, दिल्ली और पुडुचेरी में यही अलाउ करती हैं वमेन प्रिजनर्स को कि वो अपने बच्चों को मिल सके किसी भी बार या किसी ग्लास सेपरेशन के बिना। 40% से कम इंडियन प्रिजन्स हैं जो कि सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करते हैं वमेन जो वहां पर है जेल में है। नियरली 75% वमेन वार्ड्स हैं जो जेल्स में, उनको किचन भी शेयर करना पड़ता है, कुछ कॉमन फैसिलिटीज भी शेयर करनी पड़ती है मेल वार्ड्स के साथ। सभी कैटेगरीज के जो वमेन प्रिजनर्स हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल है यानी कि जिनके अभी ट्रायल चल रहा है, चाहे वो कन्विक्ट्स हैं जिनको सजा सुना दी गई है, वो सेम ही वार्ड में रखे जाते हैं, सेम ही बार रैक में रखे गए हैं। ये कुछ हाइलाइट्स है इस कमेटी के जो आप अपने आंसर्स वगैरह में यूज कर सकते हो। कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं इस पैनल ने। एक तो ये कि टेलीमेडिसिन है, जो वर्चुअल कंसल्टेशन है, वो जो प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो वमेन स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या मेडिकल वार्ड्स की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती है, टेलीमेडिसिन के थ्रू हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। दूसरा क्या है कि उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके। तीसरा है उनको कम्युनिटी सर्विस जो है कुछ पेटी ऑफेंसेस के लिए उनको वो करनी चाहिए। चौथा है कि इनमेट्स को जो कैदी हैं उनको अलाउ करना चाहिए कि वो कंप्लेंट्स को फाइल कर सकें। कोई भी जो प्रिजन स्टाफ है उनके अगेंस्ट उनकी ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए। वमेन प्रिजनर्स जिनको कोई साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है या सेक्सुअल अब्यूज वगैरह के विक्टिम्स हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें प्री में तो आपको या एमसीक्यूज फॉर्म में तो आपको नाम पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस में अगर आंसर राइटिंग करनी है, एसेस लिखने हैं, वहां पर ऐसी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रिजन रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर एरिट्रिया। तो एरिट्रिया नाम के कंट्री को कौन सा इनमें से देश जो है उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है जिबूती एंड ऑप्शन डी है कीनिया। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को वार्निंग किया है कि आप जो एरिट्रिया के लोगों को बाहर निकाल रहे हो ये अनलॉफुल है, तभी ये न्यूज में था। तो यूएन ने इजराइल को अर्ज किया, रिक्वेस्ट की है कि वो मास डिपोर्टेशन ना करें एरिट्रियंस की वीकेंड क्लैशेस की वजह से, जिसमें कोई असाइलम सीकर्स हैं, सो दैट कि वो इंटरनेशनल लॉ को कॉन्ट्रावीन ना करें। और काफी ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस, डायर ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी उन्होंने बोला है कि दे आर डीपली कंसर्न्ड बाय द क्लैशेस जो कि रिसेंटली एरिट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए हैं कहां पर, इजराइल में। तो इसी वजह से न्यूज में था। यहाँ पर है एरिट्रिया जो कि हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, रेड सी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसका बॉर्डर शेयर होता है सूडान से, यहाँ पर है इथियोपिया से और जिबूती से। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो सऊदी अरेबिया और येमेन, ये यहाँ इनके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होते हैं। यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर रेड सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ये लोकेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कीनिया, क्योंकि सूडान, इथियोपिया, जिबूती, अभी मैंने आपको दिखाया सूडान, जिबूती और इथियोपिया, ये बॉर्डर इनके साथ शेयर होता है और कीनिया के साथ नहीं होता। कीनिया यहाँ पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान इन 2026। आसियान की 2026 में चेयरमैनशिप किसके द्वारा जो है टेक ओवर की जाएगी। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है कंबोडिया एंड ऑप्शन डी है लाओस। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 2026 की जो आसियान की चेयरमैनशिप थी वो म्यांमार के पास जानी थी, लेकिन म्यांमार में आपको पता होगा कि काफी सारे जो क्लैशेस, वायलेंस, जो अनरेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो लीडरशिप है वो भी स्टेबल नहीं है।
तो जो इसकी आसियान की 2026 की चेयरमैनशिप है वो फिलीपींस ने एग्री किया है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इस बार इसकी इंडोनेशिया में समिट हो रही है, आसियान की भी और ईस्ट अफ्रीकन समिट ये भी। तो इसी टाइम फिलीपींस ने एग्री किया है कि वो आसियान की चेयरमैनशिप टेक ओवर करेंगे 2026 में एज एन आसियान समिट, जो एट एन आसियान समिट जो कि अभी इंडोनेशिया में होस्ट हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आसियान के जो 10 मेंबर्स है कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट्स में बताना है। काफी बार डिस्कस हो चुके हैं, आपको निमोनिक भी बताया हुआ है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल स्टेटस टू मिजोरम। मिजोरम को कौन से आर्टिकल के अंडर स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है? ऑप्शन ए है 371A, ऑप्शन बी है 371C, ऑप्शन सी है 371G एंड ऑप्शन डी है 371H। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं, लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये जिस्ट की मैंने यहाँ पर जूम्ड पिक्चर लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त में एक काफी जो वहां पर इशू चल रहा था, अभी रिसेंट न्यूज़पेपर में था कि जो मिजोरम की असेंबली थी उन्होंने यूनानिमसली, यानी कि किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया, यूनानिमसली पास किए कि रेजोल्यूशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को अपोज करने के लिए, सो दैट मिजोरम के लोगों को राइट्स और इंटरेस्ट को बचाया जा सके। तो जो आर्टिकल 371 है इसके अंडर नॉर्थ ईस्टर्न की अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं। इसका एम क्या है? वहां के जो कबीले के हेरिटेज हैं उनको बचाना। अगर आर्टिकल 371G की बात करें, ये मिजोरम के साथ रिलेटेड है। सो इसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट के सभी एक्ट जो मिजोस के साथ रिलेटेड हैं, उनके वे ऑफ लिविंग के साथ रिलेटेड है, वो मिजोरम में तभी एप्लीकेबल होंगे अगर मिजोरम की असेंबली उसके लिए अप्रूवल देगी। तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जैसे कि आर्टिकल 371A जो कि नागालैंड को प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 371G जो कि मिजोरम को देता है, ये प्रोहिबिट करते हैं कि कुछ लॉज जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए लेकिन जो नागा और मिजो कस्टमरी लॉ के लिए उनको लगता है कि सही नहीं है, उनके प्रोसीजर्स के लिए, उनकी ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ लैंड के लिए, उनके रिसोर्सिस के लिए, तो वो क्या है, इस पे रोक लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, गोद वर्मन केस की डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गोद वर्मन केस किसके साथ रिलेटेड है। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म को एक्सपांड किया था गोद वर्मन केस में, फॉरेस्ट लैंड को, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर है। इन्होंने बोला था कि फॉरेस्ट में जो डिक्शनरी सेंस के अकॉर्डिंग जंगल जो है वो तो है ही है इंक्लूडेड, लेकिन ऐसे कोई एरिया जो कि फॉरेस्ट की तरह गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, चाहे उनकी ओनरशिप किसी के भी पास है, उनको भी फॉरेस्ट माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 371G। आपके लिए क्वेश्चन है कि 371A को ए ने किसको स्पेशल स्टेटस दिया है, सी ने किसको दिया है, एच ने किसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city has the maximum number of e-buses in India as of now। अभी फिलहाल जो भारत का कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा बसेस हैं किसी भी सिटी से। सो यहाँ पर जो है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि वी ऑलरेडी हैड 400 ई बसेस, पहले 400 थी, अभी 400 और ऐड हो गई हैं, 800 हो गई हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ई बसेस हैं पूरे देश में। तो ये एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी है सिडबी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, एक इंडियन हेरिटेज ऐप और एक ई परमिशन पोर्टल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास 3696 मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के अंडर, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। ये रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को एग्जिबिट करते ही करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो उसको सस्टेनेबल वे में उसको बचाने के लिए, रिच कल्चरल लीगेसी को बचाने के लिए
तो ये क्या किया गया है, ACI ने अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया है। सभी एंटिटीज को रिक्वेस्ट किया है कि वो आगे आए और इन सभी कल्चरल हेरिटेज की बेटर अपकीप के लिए और रिजुविनेशन के लिए हेल्प करें। और जो इंडिया का विजन है, विरासत भी और विकास भी, उसके लिए हमें हेल्प कीजिए। इस प्रोग्राम के अंडर ASI ने कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को भी इनवाइट किया है कि मॉन्यूमेंट्स की अमेनिटीज को एनहांस करने के लिए CSR फंड्स वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए उनको हेल्प करें। प्रोग्राम एक रिवैम्प्ड वर्जन है, यानी कि पहले जो स्कीम लॉन्च की गई थी अडॉप्ट हेरिटेज जो 2017 में, उसका रिवैम्प्ड एक वर्जन है और ये अमेनिटीज को डिफाइन करता है जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के लिए देखे गए हैं एज पर AMASR एक्ट 1958। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये है विरासत भी विकास भी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 आउटकम हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एज। जो फर्स्ट WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई है इंडिया में, उसका जो आउटकम है उसको किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी है गुजरात डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी है केरला डिक्लेरेशन एंड ऑप्शन डी है इंडिया डिक्लेरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात डिक्लेरेशन अंडरलाइनिंग द आउटकम ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023। सो सबसे पहले तो आपको ये भी याद होना चाहिए, हमने डिस्कस भी किया था एक दिन पहले कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 जो कि पहली बार हो रही है, कहां पर हो रही है, गुजरात के गांधीनगर में। तो इसके आउटकम को गुजरात डिक्लेरेशन का नाम दिया है। इस डिक्लेरेशन ने ग्लोबल कमिटमेंट को रीअफर्म किया है टुवर्ड्स द इंडिजिनियस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। WHO ने ये भी देखा है कि अगर साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाएगा तो चीजें और बेटर हो जाएंगी, और ये जरूरत भी है। जो भी अभी जो हेल्थ है, वेलबींग है सभी की, उनको बेटर तरीके से समझने के लिए गुजरात डिक्लेरेशन एफर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए बात करती है। टू फर्दर इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड TCIN क्या है, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंटरवेंशंस एंड अप्रोचेस। फर्स्ट ग्लोबल समिट है जो ये WHO ने ऑर्गेनाइज की है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी को होस्ट किया इसको। ये अगस्त में हुई थी गुजरात के गांधीनगर में। तो आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात डिक्लेरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हुआ है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसाइट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म इन डैश। लाइसाइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, कहां पर। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है UK एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सोर्स है इस न्यूज का। लाइसाइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, कहां पर, फ्रांस में। फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 जो है उसको कॉमनली इंटरप्रेट किया जाता है कि जो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्करेज किया जाए, उसको बढ़ावा ना दिया जाए। जो रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट अफेयर्स में, स्पेशली जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है स्टेट पॉलिसीज को डिटरमाइन करने के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड PM दक्ष योजना। PM दक्ष योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं PM दक्ष की क्या फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। ये जो योजना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की थी 2020-21 के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली न्यूज में थी। इन्होंने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी, सो दैट जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स है उनको अलग, जो टारगेट ग्रुप है इस स्कीम के उनको असेसिबल हो। कौन कौन से टारगेट ग्रुप है, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, सफाई कर्मचारीज। इस स्कीम के अंडर टारगेट ग्रुप्स में से शेड्यूल कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, EBCs हैं, DNTs हैं, सफाई कर्मचारीज हैं, जिसमें वेस्ट पिकर्स भी हैं। इसके लिए जो एज है 18 to 45 ईयर्स के वाली है और इनकम क्राइटेरिया जो है कुछ भी नहीं है। SC सफाई कर्मचारी के लिए, जिसके लिए जो वेस्ट पिकर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, DNTs भी हैं। एनुअल इनकम जो है OBCs के और जो EBCs है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है बिलो 3 लाख
एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए ओबीसीज के लिए और ईबीसीज के लिए बिलो 1 लाख। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।